Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, in our previous video, we already finished our first chapter belonging to history. Students, today we will start our new chapter, and this chapter belonging to our geography portion. The title of this chapter is the environment. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिलने वाली है कि एक्चुअल में हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे क्रिएशन हुआ उसको, और एक दूसरे के साथ में कैसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्शन करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट को वो एक्टिवेट करते हैं, और पूरे एनवायरनमेंट में सर्कुलेशंस के साथ में कैसे कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। ये सारा सब कुछ हम आज के इस चैप्टर में एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और शुरू करते हैं हम आज हमारे जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को, द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, द एनवायरनमेंट। और चलते हैं हमें आज इस चैप्टर में क्या कुछ सीखने को और पढ़ने को मिलेगा। लुक एट दिस सिम्बॉलिक पिक्चर एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। इस पिक्चर की बात की जा रही है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें उनके आंसर्स भी देखने हैं कि कौन कौन से आंसर्स या कौन कौन से क्वेश्चंस हमें यहाँ पर इसने पूछे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसने हमसे पूछा है व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर, कि इस पिक्चर में आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है। फिर डू humans have any impact on this system, सॉरी एक क्वेश्चन हम भूल गए, how do this be थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये थिंग्स कैसे एक दूसरे के साथ में डिपेंड करती हैं, क्योंकि इस पिक्चर्स में हमें ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, माउंटेन्स भी दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ स्काई भी दिखाई दे रहा है, नीचे ग्रासलैंड भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में कैसे डिपेंड करते हैं। डू ह्यूमन्स हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस सिस्टम, और क्या ह्यूमन्स की, इंसान की भी इन सभी के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी शामिल है जिससे यहाँ इम्पैक्ट हो, प्रभाव पड़े। विच इकोसिस्टम इज़ दिस, और ये कौन सा इकोसिस्टम यहाँ पर है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, ताकि इस पिक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए उनके क्वेश्चंस भी हमें जैसे जैसे इस चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे इसके आंसर्स हमें मिलते जाएंगे। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यू विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स, तो आप अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, बहुत नेचुरल एंड मैन मेड, जिसमें से प्राकृतिक भी होती हैं और मैन मेड मानव निर्मित चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। एवरीथिंग अराउंड यू कॉन्स्टिट्यूट्स योर एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, तो वो सारी चीज़ें मैन मेड और नेचुरल दोनों क्या करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स, की जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों शामिल होती हैं। लिविंग थिंग्स की बात की जा रही है। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक कंपोनेंट्स की बात भी, जैविक जीव की बात करते हैं उसको भी हम कह सकते हैं। एनवायरनमेंट के जैविक जीव जो होते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स का नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, दीज आर, जिसके अंदर कौन से, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस, ये सारे के सारे किस में हैं, लिविंग थिंग्स में शामिल होते हैं। एनिमल्स लिविंग थिंग्स में हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स में हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जितने भी इंसेक्ट, जितने मॉस्किटोज वगैरह हैं, वो सारे के सारे किस में, लिविंग थिंग्स में शामिल है, और साथ में ह्यूमंस हैं वो भी लिविंग थिंग्स में। द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं निर्जीव चीज़ें, उनको हमने एबायोटिक कंपोनेंट, जो हैं एजेविक जो चीज़ें हैं उनके अंदर उसको शामिल किया। और कौन कौन सी हैं वो, एंड दीज इंक्लूड्स, जिसमें लैंड ज़मीन, सॉइल मिट्टी, रॉक्स चट्टानें, एयर हवा, वाटर पानी एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हमने किस में शामिल किया, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हुई। पहली बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम लिविंग थिंग्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक चीज़ें हैं, और उनको हमने कौन कौन सी शामिल की है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और
ह्यूमंस। यहाँ पर हमने नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की है, जिसके अंदर हमने किसको, लैंड, सॉइल, रॉक्स, एयर और वाटर को शामिल किया। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट कंप्लेक्स ऑफ थिंग्स created by humans due to their interaction with each other, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। क्या कहा इसने, मैन मेड जो एनवायरनमेंट है उसकी बात की जा रही है। कंप्रेस, उसके अंदर किस चीज़ को शामिल किया गया, थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो इंसानों के द्वारा चीज़ें बनेंगी उनको भी शामिल किया गया। ड्यू टू दियर इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दिया गया कि ये बायोटिक, एबायोटिक, ये दोनों चीज़ें परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे मिल करके, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में मिल करके प्रभावशील होना, ये एक दूसरे के साथ में मिल करके कार्य करना। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स कैसे मिल करके इंटरेक्शन करते हैं विथ अदर बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। एग्जाम्पल्स जैसे बात की जा रही है, बिल्डिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, ब्रिजेज, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोशल सिस्टम सच एज। देखो यहाँ पर पहले बात की गई एबायोटिक कंपोनेंट की, अब बात की जा रही है किसकी, बायोटिक की, जिसमें फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमी, ये सारे के सारे किस तरह से मिल करके एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन के साथ में एक दूसरे के साथ में कैसे कार्य करते हैं, कैसे एक्शंस, एक्टिविटीज़ सर्कुलेट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। दिस एनवायरनमेंट ऑन अर्थ, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ अर्थ पर, दिस एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ सस्टेन और लाइफ फॉर्म्स, इसके अंदर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स भी क्रिएट होती हैं। दस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ को, कि द प्रोसेस दैट सपोर्ट आवर एनवायरनमेंट, की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं और किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है द नेचुरल एनवायरनमेंट, इसको हम स्टडी करते हैं और साथ में ही इसमें हम एनवायरनमेंट की जो क्रिएशंस हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। द लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स कंप्रेस नेचर। क्या कहा इसने, लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात कीजिए, ये सारे के सारे, कंप्रेस का मतलब मैंने एक होता है शामिल होकर के मिलकर के क्या बनाया इन्होंने, नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाया। दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस डोमेन्स, और ये नेचुरल एनवायरनमेंट तो इन्होंने बना दिया लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप के अंदर, डोमेन्स का मतलब यहाँ बताया गया कि उसकी अलग अलग परतें या अलग अलग सीमाएँ या अलग अलग क्षेत्र उनका बना हुआ है। कैसे वो डिवाइड किया गया है, कैसे वो अलग अलग बना हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग 3 डोमेन्स, 3 तरह की डोमेन्स यहाँ पर बने हैं, इंटरेक्ट द फॉर्म ऑफ बायोस्फीयर, और जो मिलकर के किसके साथ में बायोस्फीयर बनाते हैं। इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स, और जिसमें अलग अलग तरह का जीवन चक्र या लाइफ फॉर्म्स उसके अंदर सर्वाइव करती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में जो डोमेन्स है, 3 डोमेन्स की बात की जा रही है ना, तो सबसे पहला हमारे पास में जो डोमेन्स है वो कौन सा है, लिथोस्फीयर। स्टूडेंट्स लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, जिसको हम हमारी लोकल या लिटरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जमीन। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की सबसे सॉलिड जो लेयर है उसको हमने नाम दिया लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, और ऑल्सो कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, जिसको अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब स्टूडेंट्स दे रखा है परत या पपड़ी भी नाम दे रखा है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स, जो किससे बनी हुई है, चट्टानों से, एंड मिनरल्स, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, विथ ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, और ऊपर की तरफ कवरिंग की गई है किससे, सॉइल, मिट्टी से। द लिथोस्फीयर इज इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर का मतलब अनियमित इसकी शेप है। कैसे देखते हैं, हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और इसके ऊपर अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स भी बनी हुई है, जैसे माउंटेन्स, पर्वत पहाड़ की बात की जा रही है, प्लेन्स समतल की बात की जा रही है, वैलियाँ जिसको हम वैलीज घाटियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, प्लेट्यूज पठार की बात की जा रही है कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन समतल मैदान है, कहीं पर अलग अलग घाटियाँ बनी हुई हैं, कहीं पर इसमें पठार हैं। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स यहाँ पर हैं किसमें, लिथोस्फीयर में, इसलिए इसको बोल रखा है ये इरेगुलर शेप में है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लेइंग बिलो द ओशियन इज कॉल्ड द ओशियन फ्लोर, और ये जो इसने बता रखा है कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो पपड़ी है या अर्थ की जो लेयर है, इसका जो इसने पार्ट बता रखा है ये कहाँ से, बिलो द ओशियन, महासागर जो है उसके भी नीचे तक है, जिसको हम बोल सकते हैं ओशियन फ्लोर, विच अगेन इज अनइवन, और ओशियन के अंदर महासागर में जाने के बाद में भी ये कैसी हैं, अनइवन, मतलब वहाँ पर भी ये बिल्कुल रेगुलर या प्लेन नहीं है, वहाँ पर भी ये ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन एंड, और उसके साथ में कैसी हैं,
नॉट फ्लैट, कि अनइवन भी है और उसके साथ में फ्लैट भी नहीं है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विथ मिनरल वेल्थ, लिथोस्फीयर के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, ग्रासलैंड घास के बड़े बड़े मैदान हैं, फॉरेस्ट जंगल भी हैं, एग्रीकल्चर लैंड जिसके अंदर खेती की ज़मीन भी है, एंड लैंड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जो हमारी रेजिडेंशियल जो लैंड है, रहने के लिए जो हमारी ज़मीन है वो भी अवेलेबल है। वो सारी की सारी किस में शामिल होती है, हमारे स्थल मंडल लिथोस्फीयर में शामिल होती हैं। नेक्स्ट जो डोमेन्स की बात की जा रही है उसमें नाम दिया गया हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में जल मंडल कह सकते हैं। यहाँ पर पूरा क्या पाया जाएगा, पानी ही पानी मिलेगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, कि अर्थ का वो हिस्सा जो पूरे हिस्से में क्या है, पानी, जिस हिस्से में पानी है उसको किस में शामिल किया गया, हाइड्रोस्फीयर में शामिल किया। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जितना भी पानी है, जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, जिसमें कौन कौन से नाम दे रखे, सच एज ओशियंस, महासागर, सीज, समुद्र की बात की जा रही है, रिवर्स, नदियों की बात की जा रही है, लेक्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में शामिल हुए, हमारे हाइड्रोस्फीयर में शामिल हुए, हमारे जलमंडल में शामिल हुए। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स वाटर, हाइड्रोस्फीयर हमें वाटर प्रोवाइड करवाता है, विच इज एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा इसने, ये एसेंशियल, एसेंशियल को डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, नेसेसरी, ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, या लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नेसेसरी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी सेकंड डोमेन्स हुई, सेकंड परत हुई, जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोस्फीयर। जो नेक्स्ट जो हमारी डोमेन्स है वो कौन सी है, एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स पहले वाली जो डोमेन्स थी उसमें हमने बात की जमीन की, दूसरे वाले डोमेन्स में हमने बात की पानी की, और तीसरे वाले जो डोमेन्स है उसमें हम बात करेंगे एयर की। द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, पूरी अर्थ की बात की जा रही है जिसके चारों तरफ इसने एयर का जो एनवायरनमेंट बता रखा है, हवा जितनी भी बता रखी है, उसको शामिल किया है किसमें, एटमॉस्फेयर में। The air is a mix of gases which changes in quantity with increasing altitude form of the earth surface, के अर्थ सरफेस की जो एल्टीट्यूड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग इसके जो मिक्सचर्स हैं जिसमें अलग अलग गैसेज शामिल हैं उनकी क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा होती रहती है। इंक्रीजिंग का इसने नाम दिया कि उसके अंदर क्वांटिटीज़ बढ़ती रहती है। द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है वो किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविशनल फोर्स की वजह से है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। बिसाइड्स वेरियस गैसेज, अलग अलग जो गैसेज हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें एट द हायर एल्टीट्यूड, जो बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड और हल्की होती है उसकी बात करिए। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर, इसके अंदर इसने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग तरह की गैसेज तो हैं ही, जिसके अंदर नाम दे रखा है इसने ऑक्सीजन से लेकर के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेज तो शामिल हैं ही, और इनके साथ साथ में किस चीज़ को इसने बताया कि इसके अंदर डस्ट और वाटर वेपर भी किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस, एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजेस, जो बदलाव होते हैं, इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव किस पर होता है, वेदर एंड क्लाइमेट, हमारे वेदर और हमारे क्लाइमेट के ऊपर, हमारा जो मौसम है, हमारा जो जलवायु है उसके ऊपर प्रभाव होता है किसका, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेज होते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज शेड ऑफ द अर्थ, शेड फॉर द अर्थ, जो ये एटमॉस्फेयर है, जो ये हवा का जो आवरण है, जो कवर्ड किया हुआ है वो क्या है, लाइक ए शेड, हमारे ऊपर एक क्या शेड की तरह से है, ये जो हमें प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ये सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायोलेट जो रेज होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो कीप द टेम्परेचर मॉडरेट ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ के ऊपर जो हमारे लिए सर्वाइवल जो टेम्परेचर है, मॉडरेट जो टेम्परेचर है, जो हमारे लिए एसेंशियल या ज़रूरी जो टेम्परेचर होता है वही हमें फॉर्सली यहाँ पर पहुँचाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने तीनों डोमेन्स को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले हमने बात की लिथोस्फीयर की, फिर हमने बात की हाइड्रोस्फीयर की, और अब यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर को भी क्लियरली डिस्क्राइब किया। स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को जब हमने शुरू किया था तो बात आई थी हमारे सामने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, और फिर हमने बात की ये दोनों किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं बायोस्फीयर से। तो यहाँ स्टूडेंट्स की जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, इसे भी हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, the biotic and abiotic elements of the environment interact with
ईच अदर एंड चेंज विथ टाइम। क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में वर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब परस्पर क्रिया करते हैं, ईच अदर एक दूसरे में, चेंज विथ द टाइम और समय के अनुसार बदलते भी हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का स्टूडेंट्स यहाँ पर रखा है गतिशील। ये बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों ही एलिमेंट क्या होते हैं, नेचर में गतिशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। चेंजेस इन द एबायोटिक एनवायरमेंट आर कैज्ड बाय द एनर्जी ऑफ सन। क्या कहा इसने, एबायोटिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेज होते हैं उनका जो रीजन होता है वो एनर्जी ऑफ द सन, सन की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से। द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर, एयर के सर्कुलेशन से, वाटर सर्कुलेशन से ब्रिंग अबाउट द सीजनल एंड क्लाइमेटिकल चेंजेज। ये एबायोटिक एलिमेंट है, कौन से, वाटर और एयर की बात की जा रही है। इनमें जो सर्कुलेशन चेंजेज होते हैं, कंटिन्यूसली जो चेंजेज होते हैं उनकी वजह से सीजनल और क्लाइमेटिकल चेंजेज होते हैं। क्लाइमेटिकल जो चेंजेज होंगे वो इन्फ्लुएंसेबल होंगे, वो प्रभावशील होंगे किसके ऊपर, बायोटिक एलिमेंट के ऊपर। दीज क्लाइमेटिक चेंजेस इन्फ्लुएंस द बायोटिक एलिमेंट। यही बात इसने कही कि जो क्लाइमेटिकल चेंजेज होंगे उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होगा, बायोटिक एलिमेंट के ऊपर। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन लैंड, एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड होते हैं जीने के लिए किसके ऊपर, लैंड, एयर और वाटर, इनके ऊपर सर्वाइव करने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। Abiotic element also cause new species of plant and animals to evolve, with old species become extinct when they fail to adapt to changing environmental factors। क्या कहा इसने, एबायोटिक जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, न्यू स्पीसीज, नई जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की उनको शामिल करते हैं। इवॉल्व का मतलब शामिल करते हैं। वेल जबकि ओल्ड स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जो पुरानी जो प्रजातियां होती हैं वो क्या होती है, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाती है। क्यों, व्हेन दे फेल टू एडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एडॉप्ट नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी बात करते हैं, माइनिंग, खानों की खुदाई करना, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, एग्रीकल्चर जो वर्क हैं, ऑल्सो इन्फ्लुएंस चेंजेस इन एबायोटिक एलिमेंट। ये भी क्या करते हैं, एबायोटिक जो एलिमेंट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस करते हैं, प्रभाव करते हैं। दीज interaction between the biotic and abiotic result in variations of soil, vegetation and distributions of the plant and animals। और ये बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट के अंदर जो इंट्रैक्शंस होते हैं एक दूसरे के परस्पर, ये जो क्रियाशील होते हैं, क्रियाएं जो करते हैं, उनसे क्या होती है, वेरिएशंस ऑफ, जो वैरायटी बोल सकते हैं या फिर एक तरह से मान सकते हैं विभिन्नताएं बोल सकते हैं, किसमें, सॉइल, वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ये अलग अलग तरह के प्लांट या अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की वेरिएशंस बनती हैं। किनसे, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इंट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभावशील होते हैं और उसके साथ में ही ये नए नए तरह के वेरिएशंस तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारा जो चैप्टर का जो टाइटल है द एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स क्लियर किए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट को समझा और उसके बाद में बायोटिक और एबायोटिक के जो इंट्रैक्शंस थे उनको लेकर के चले। और अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस जो थी उसको हमने देखा कि अर्थ की सरफेस को हमने नाम दिया लिथोस्फीयर। जो रॉकी पार्ट्स थे उनकी बात की जा रही है लिथोस्फीयर, धरातल, जिसको हिंदी में हमने नाम दिया स्थल मंडल। और फिर हमने हाइड्रोस्फीयर को स्टडी किया और एट द लास्ट जो अर्थ का जो डोमेन्स था एटमॉस्फेयर। इस तरह से अर्थ के तीनों डोमेन्स को हमने स्टडी किया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और उसके बाद में हमने बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं उनके इंट्रैक्शन को भी स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने यहाँ तक का स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बायोस्फीयर का, कि किस तरह से बायोस्फीयर क्रिएट होता है और कैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे के साथ में और क्रिएट करते हैं बायोस्फीयर को। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दैट जितना हमने आज पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में होगा। तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन। हैव ए नाइस डे फॉर यू।